नमस्कार विद्यार्थियों, आपका आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन में इकाई सेकंड और अध्याय 4 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एकाकी व्यापार होता क्या है। तो एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का जो है वह सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसे एकल व्यापारी, व्यक्तिगत उद्यमी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। एकल स्वामित्व चूंकि क्या होता है कि व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसमें व्यापार का जो स्वामी होता है, मतलब व्यापार का जो स्वामित्व होता है वो एक ही व्यक्ति के पास होता है। जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है उसमें एकल स्वामित्व अधिकांशतः हमको देखने को मिलता है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स की शॉप ले लीजिए आप, बेकरी की दुकान, परचून की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, ये सब क्या है, एकल व्यापारी ही कहलाते हैं। अब आता है हमारा एकल स्वामित्व का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसकी स्थापना, वित्त व्यवस्था एवं प्रबंध एक निजी उद्यमी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करता है। मतलब कि उसे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए भी यही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। सामान्यतः एकल व्यापारी अपने व्यापार का संचालन अकेले ही करता है, परंतु यदि वह चाहे या व्यवसाय का आकार यदि उसका बढ़ता है तो वह अपने परिवार वालों की या अन्य व्यक्तियों का भी सहारा ले सकता है। उसे इसकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि व्यवसाय वह स्वयं चलाए या अन्य किसी की सहायता से। वह व्यवसाय अपनी पूंजी से चलाता है, मतलब कि इस बिजनेस में वह अपनी पूंजी लगाता है तथा अपनी पूंजी के साथ साथ ऋण लेकर भी चलाता है। यदि सपोज उसके पास पूंजी की कमी होती है तो वह ऋण भी ले सकता है। वह व्यवसाय अपने घर पर या फिर किराए पर भी दुकान लेकर चला सकता है। अब हम एक राइटर के अनुसार इसकी डेफिनेशन समझेंगे एस.आर. डावर के शब्दों में। तो एकल व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो अपना व्यवसाय स्वयं, मतलब कि बिना किसी साझेदार की सहायता से चलाता है। वह अपनी पूंजी स्वयं लगाता है तथा अपने संपूर्ण श्रम का उपयोग करता है। वह स्वयं अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है जिनके बदले में वह उन्हें वेतन देता है। अब हमारी आती है एकल स्वामित्व की विशेषताएं। एकल स्वामित्व की विशेषताएं जो होती है वो निम्न है। सबसे पहले हमारा आता है एकाकी स्वामित्व। दूसरे नंबर पे हमारा आता है आसान गठन एवं समापन। तीसरा हमारा आता है पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध। चौथा हमारा आता है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। पांचवा हमारा आता है संपूर्ण लाभ का स्वामी। छठवीं हमारी हेडिंग है व्यवसाय व व्यवसाय में कोई भेद नहीं। सातवां संचालन की स्वतंत्रता। अब हम सबसे पहला टॉपिक समझते हैं एकाकी स्वामित्व। तो एकाकी स्वामित्व, इसका आशय है कि व्यवसाय का व्यवसाय में सर्वेसर्वा होना, मतलब जो व्यापारी है वही इसमें सर्वेसर्वा होता है। इसमें व्यवसाय ही व्यवसाय के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय संबंधी सारी जोखिमों को वह स्वयं ही वहन करता है, इसलिए वही इसका सर्वेसर्वा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आसान गठन एवं समापन। चूंकि एकल स्वामित्व जो होता है उसमें व्यवसाय के प्रारंभ करने के लिए किसी वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है। कुछ दशाओं में लाइसेंस अवश्य लेना पड़ता है, लेकिन एकल स्वामित्व के लिए कोई कानून नहीं। इसी तरह व्यवसाय का समापन भी बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है, अर्थात इसका गठन एवं समापन दोनों ही आसानी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा असीमित दायित्व। तो एकल स्वामित्व में व्यापारी का जो दायित्व होता है वह कैसा होता है? असीमित होता है। इसका मतलब यह होता है कि एकल स्वामित्व में यदि फर्म को ऋण चुकाने हैं तो व्यवसायी का दायित्व उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसको व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर भी इसको चुकाना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध। तो एकल स्वामित्व में व्यवसाय ही
इसके प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य करता है। मतलब कि जो व्यवसायी होता है वही इसका प्रबंध करता है और वही इसको नियंत्रण करता है। वह स्वयं इस कार्य को उस समय तक करता है जब तक कि उसके लिए यह कार्य कठिन ना हो। बाद में वह किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। एकल स्वामित्व में व्यवसायी को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह जिस प्रकार चाहे व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है, जब चाहे उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, मतलब परिवर्तन कर सकता है। उसे किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उसे व्यवसाय को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अब नेक्स्ट आता है संपूर्ण लाभ का स्वामी। व्यापार में जो भी लाभ प्राप्त होता है वह एकाकी व्यापार का ही होता है। क्यों? क्योंकि वह ही सारी जोखिमों को अकेले ही वहन करता है, अर्थात संपूर्ण लाभ का स्वामी वह अकेले ही होता है। नेक्स्ट संचालन की स्वतंत्रता। तो इसमें एकाकी व्यापार में सरकारी नियम न्यूनतम होते हैं, अतः एकाकी व्यापार को संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकता है। अब हमारी आती है एकल स्वामित्व की हानियां तथा दोष। जहां एकल स्वामित्व के कुछ गुण हैं, वहीं एकल स्वामित्व की कुछ हानियां तथा दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर पहला आता है असीमित दायित्व। नंबर दूसरा आता है सीमित वित्तीय साधन। नंबर तीसरा आता है सीमित प्रबंधकीय कुशलता। नंबर चौथा आता है निरंतरता की कमी। नंबर पांचवा आता है उर्ले निर्णय और नंबर छठवा आता है सीमित ख्याति। अब सबसे पहला टॉपिक असीमित दायित्व। तो इसका सबसे बड़ा दोष असीमित दायित्व का होता है। अगर हानि या ऋण की दशा में व्यवसाय में लगी पूंजी के साथ व्यवसाय की व्यक्तिगत संपत्ति भी डूब जाती है। मतलब अगर बिजनेस को किसी कंडीशन में हानि होती है तो व्यवसाय में जो उसकी पूंजी लगी हुई है वो तो उसकी डूबती ही है, साथ ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी डूब जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है सीमित वित्तीय साधन। एक व्यक्ति की जो पूंजी रहती है वो सीमित मात्रा में होती है, अतः साथ ही समय सीमित होने के कारण उसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा सीमित प्रबंधकीय कुशलता। चूंकि एकल व्यवसाय सभी प्रबंधकीय कार्यों में कुशलता नहीं रखता, अतः व्यवसाय का विकास एवं विस्तार क्या रहता है? सीमित रह जाता है। चौथा हमारा आता है निरंतरता की कमी। यह एक ही व्यक्ति पर निर्भर रहता है। एकाकी जो व्यापार रहता है वह एक ही व्यक्ति पर चूंकि निर्भर रहता है। यदि एकल व्यापारी की मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है या वह दिवालिया हो जाता है तो ऐसे में व्यवसाय समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट उतावले निर्णय। एकाकी व्यवसाय को शीघ्र निर्णय लेकर उस पर अमल करने की सुविधा होती है। चूंकि एकाकी व्यापार को क्या रहता है? शीघ्र ही निर्णय लेने होते हैं और उस पर अमल करना होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि परामर्शकर्ता के अभाव में निर्णय लेने में जो शीघ्रता होती है वह हानि का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है सीमित ख्याति। एकाकी व्यापार का जो संपर्क होता है बहुत ही सीमित होता है, अतः उसकी जो गुडविल होती है वह भी सीमित होती है, अतः व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार उसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आता है एकल स्वामित्व का भविष्य। स्वाभाविक है एकल स्वामित्व जो हमारा है वह व्यावसायिक संगठन का प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है। जो व्यवसाय छोटे होते हैं, जिनमें कम पूंजी और योग्यता की आवश्यकता होती है, जहां दायित्व कम है, वहां एकाकी व्यवसाय आधुनिक समय में भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। एकाकी व्यवसाय की अनेक सीमाएं होने के बावजूद भी भारत जैसे देश में यह व्यावसायिक संगठन का लोकप्रिय स्वरूप है और निकट भविष्य में भी इसकी लोकप्रियता कम होने की कोई संभावना नहीं है। अब हमारा एकल व्यवसाय के बाद हम आपको दूसरा टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वह है हमारा साझेदारी। तो सबसे पहले हम साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। तो साझेदारी होती क्या है? साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति
एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने तथा उनके लाभ में हिस्सा बांटने का समझौता करते हैं। ऐसा व्यवसाय या तो वह सब मिलकर चलाते हैं, सब जितने भी साझेदार हैं उस सब मिलकर उसको चलाएंगे, या उनमें से कुछ या एक सबकी ओर से व्यवसाय का संचालन करता है। जो लोग ऐसा व्यवसाय चलाने का समझौता करते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। एच.एल. हेने के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। अब हम पढ़ते हैं साझेदारी की विशेषताएं। तो साझेदारी की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सदस्यों की संख्या, नंबर दूसरा समझौता, नंबर तीसरा व्यवसाय, नंबर चौथा लाभ का उद्देश्य, नंबर पांचवा व्यवसाय का संचालन सामान्य लाभ हेतु, और लास्ट प्रधान एवं अभिकर्ता। सबसे पहला टॉपिक आता है सदस्यों की संख्या। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामान्य व्यवसाय की साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकती है। दूसरा समझौता, साझेदारी का जो जन्म होता है वह 2 या 2 से अधिक सदस्यों में आपसी अनुबंध से होता है। जो व्यक्ति साझेदारी फर्म चलाना चाहते हैं उनमें परस्पर समझौता होना आवश्यक है। समझौता जो होता है वह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। जनरली लिखित समझौता जो होता है वो व्यवसाय में ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय। साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यवसाय के अतिरिक्त किसी कार्य को करने का अनुबंध करते हैं तो वह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। मतलब यदि व्यक्ति व्यवसाय के अतिरिक्त किसी और कार्य को करने का अनुबंध करता है, मतलब वह बिजनेस नहीं करे और किसी कार्य का अनुबंध करे, तो वह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट लाभ का उद्देश्य। साझेदारी व्यवसाय के समझौते का उद्देश्य लाभ कमाना तथा साझेदारों के मध्य विभाजित करना होता है। व्यवसाय का संचालन सामान्य लाभ हेतु। साझेदारी में व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदारी भाग लें यह आवश्यक नहीं है। कई बार क्या होता है, कई साझेदार ऐसे होते हैं कि जो साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं, उनकी ओर से कोई एक साझेदार उस साझेदारी में भाग ले लेता है। नेक्स्ट है साझेदारी के गुण। साझेदारी के जो गुण है वो निम्न है। नंबर पहला सरल स्थापना, नंबर दूसरा कुशलताओं का एकीकरण, नंबर तीसरा लोच, नंबर चौथा जोखिम का बंटवारा, नंबर पांचवा संतुलित निर्णय, नंबर छठवां प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, नंबर सातवां गोपनीयता और नंबर आठवां अभिप्रेरणा। अब सबसे पहले हम समझते हैं सरल स्थापना। तो चूंकि एक साझेदारी की जो स्थापना होती है वह काफी सिंपल होती है, मतलब इसकी स्थापना काफी सरलता से अर्थात बिना किसी कानूनी व्यवधान के भी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कुशलताओं का एकीकरण। तो साझेदारी में 2 या अधिक व्यक्ति अपने साधनों, पूंजी, योग्यता, अनुभव आदि मिलकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधनों तथा कुशलताओं का एकीकरण हो जाता है। नेक्स्ट आता है लोच। साझेदारी में लोचता पाई जाती है, अर्थात इसमें आवश्यकता अनुसार हम जब चाहें तब परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे पूंजी, फर्म, स्थान आदि। नेक्स्ट आता है हमारा जोखिम का व्यवसाय। साझेदारी में जोखिम सभी साझेदार मिलकर उठाते हैं, किसी एक को जोखिम वहन नहीं करना पड़ता है। संतुलित निर्णय। साझेदारी में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं तथा सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए इससे अधिक संतुलन होता है तथा इसके द्वारा लिए गए निर्णय काफी हद तक सही भी होते हैं। नेक्स्ट है साझेदारों के दोष तथा सीमाएं। साझेदारी के दोष तथा सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है हमारा सीमित साधन, नंबर दूसरा हमारा आता है असीमित दायित्व, नंबर तीसरा हमारा आता है आपसी संघर्ष की संभावना,
नंबर चौथा हमारा आता है प्रबंध में कठिनाइयां। पांचवा निरंतरता की अनिश्चितता। नंबर छठवा सार्वजनिक विश्वास की कमी। नंबर सातवां गोपनीयता रखना कठिन। और नंबर आठवां अपव्यय। तो इनको हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला सीमित साधन। साझेदारी में सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध होता है, मतलब कि इसमें कितनी संख्या होती है, हमने बताया था कि कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 50। अतः वह व्यवसाय के संचालन के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं हो पाते। दूसरा है असीमित दायित्व। साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। साझेदारों को हानि होने की दशा में व्यावसायिक दायित्वों का भुगतान करने के लिए उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को भी प्रयोग में लाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपसी संघर्ष की संभावना। तो साझेदारों में जो रहता है आपसी संघर्ष की संभावना अधिक पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी हितों में सामंजस्य नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है प्रबंध में कठिनाइयां। साझेदारी में सभी निर्णय सभी साझेदार मिलकर लेते हैं, अतः निर्णय लेने में देरी हो जाती है। साथ ही संगठित प्रबंध की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है निरंतरता की अनिश्चितता। एक साझेदार की मृत्यु, पागल या दिवालिया होने पर या अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अब हमारे आते हैं साझेदारों के प्रकार। तो साझेदारों के जो प्रकार हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है सक्रिय साझेदार, और नंबर दूसरा निष्क्रिय साझेदार, तीसरा नाम मात्र का साझेदार, नंबर चौथा नाबालिग साझेदार, नंबर पांचवा प्रदर्शन द्वारा साझेदार, नंबर छठवा निश्चितकालीन तथा अनिश्चितकालीन साझेदार, और नंबर सातवां गुप्त साझेदार। तो सबसे पहले हम समझते हैं सक्रिय साझेदार को। तो ऐसे साझेदार जो केवल व्यवसाय में केवल पूंजी ही नहीं लगाते वरन उनके संचालन में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। सक्रिय साझेदार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो केवल अपनी पूंजी तो लगाते ही हैं, साथ में पूरा संचालन भी सक्रिय रूप से चलाते हैं, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निष्क्रिय साझेदार ऐसे साझेदार जो व्यवसाय में केवल पूंजी लगाते हैं परंतु उसके संचालन एवं प्रबंध में बिल्कुल भाग नहीं लेते, निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नाम मात्र के साझेदार। जैसे इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि नाम मात्र का मतलब कि ऐसे साझेदार व्यवसाय में ना तो पूंजी लगाते हैं और ना ही संचालन में भाग लेते हैं, केवल अपना नाम साझेदार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देते हैं कि हाँ हमारा नाम साझेदार के रूप में चलेगा। वो क्या कहलाते हैं, नाम मात्र के साझेदार कहलाते हैं। अब हमारा आता है नाबालिग साझेदार। नाबालिग मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। जी, जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो वह नाबालिग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है। साझेदार बनने के लिए उसे कम से कम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यकारी साझेदार। ऐसा साझेदार जो फर्म में अपनी विशेष योग्यता एवं अनुभव के आधार पर फर्म में सम्मिलित किया जाता है, फर्म का यथार्थ कार्य करता है एवं व्यापार पर पूरा नियंत्रण रखता है, कार्यकारी साझेदार कहलाता है। अब हमारे आते हैं साझेदारी के प्रकार। तो साझेदारी के को 2 घटकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अवधि के आधार पर साझेदारी। तो अवधि के आधार पर जो साझेदारी होती है उसे भी 2 भागों में बांटते हैं, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदारों की इच्छा से होती है, मतलब यह उस समय तक चलती है जब तक उन्हें अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाता। फिर आता है हमारा देयता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें भी 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है हमारी सामान्य साझेदारी और दूसरा हमारा आता है सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी। तो सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो रहता है असीमित एवं संयुक्त होता है, और सीमित साझेदारी में
कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है तथा अधिक साझेदार का सीमित होता है। अब इसकी पुनरावृत्ति हम पढ़ेंगे। अब हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा एकाकी व्यापार की विशेषताएं। इसमें हमने पढ़ा एकाकी व्यापार आसान गठन, संपूर्ण लाभ का स्वामी, संचालन की स्वतंत्रता, पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध, व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, संपूर्ण लाभ का स्वामी, व्यवसाय व व्यवसायी में कोई भेद नहीं। तो इसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था कि इसका आसान और आसानी से इसका गठन किया जा सकता है तथा इसका समापन भी आसानी से किया जाता है। चूंकि एकाकी व्यापारी पूरी हानि स्वयं वहन करता है, अर्थात वह संपूर्ण लाभ का स्वामी को क्या होता है, स्वयं होता है। संचालन की उसको स्वतंत्रता होती है, वो उसमें जब भी चाहे कोई भी चेंज कर सकता है। पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध, तो उसका जो नियंत्रण रहता है एवं प्रबंध रहता है वो एकाकी व्यापार का ही स्वयं का होता है, अर्थात संपूर्ण लाभ का स्वामी भी वह स्वयं होता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी एकल स्वामित्व की हानियां। इसमें हमने पढ़ा था असीमित दायित्व, जो एकल व्यापारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। उसके जो सीमित वित्तीय साधन, तो उसके जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। निरंतरता की उसमें कमी रहती है, उसकी चूंकि ख्याति सीमित होती है इसलिए उसे ऋण लेने में कठिनाई होती है। आपसी संघर्ष की संभावना, चूंकि इसमें आपसी संघर्ष की संभावना ज्यादा रहती है। प्रबंध में कठिनाइयां आती है, जब तक वह चाहे तब तक वह स्वयं कार्य करता है, अर्थात बाद में उसके लिए प्रबंध में कभी, जैसे ही उसका व्यापार बढ़ता है तो उसे प्रबंध में कठिनाइयां आने लगती है। गोपनीयता रखना कठिन हो जाता है। अपव्यय। नेक्स्ट आती है हमारी साझेदारी की विशेषताएं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि सदस्यों की संख्या, तो हमने आपको बताया था कि इसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। समझौता, समझौता हमने आपको बताया था लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। व्यवसाय और लाभ का उद्देश्य, लाभ का उद्देश्य होता है सभी साझेदारों को बराबर लाभ बांटना, सभी साझेदारों को लाभ का बंटवारा करना। फिर हमने बताए थे साझेदारी के दोष, चूंकि साधन सीमित होते हैं, असीमित दायित्व होता है और प्रबंध करने में कठिनाइयां आती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था साझेदारी के प्रकार। तो साझेदारी के 2 प्रकार बताए थे हमने, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार में आपने पढ़ा था कि जो सक्रिय साझेदार वह कहलाता है जो अपनी पूंजी भी लाता है और व्यापार का संचालन भी करता है ना। इसी तरह निष्क्रिय साझेदार। इसके बाद अब आता है हमारा गृह कार्य। इसमें आपको लिखना है एकाकी व्यवसाय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उनको समझाइए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एकल स्वामित्व की हानियों को समझाइए। तीसरा हमारा है साझेदारी का अर्थ बताते हुए साझेदारी के गुणों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय साझेदार, गुप्त साझेदारों को